हेलो दोस्तों, तो मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और पर फिर हम लोग आज प्रैक्टिस देखने वाले हैं जो कि PYQ बेस्ड है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये घटना चक्र से सभी को पता है, तो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे का सीरीज मैं कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये सभी भाषा से संबंधित हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं बताते चलूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप आराम से देख सकें। तो यहाँ पर BPSC TRE4 और UGC नेट और हिंदी क्षेत्र से जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से मेरे साथ बने, और बिना विलम्ब के चलती हूँ मैं पहले प्रश्न की तरफ आज। तो आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने इसके बारे में कल बहुत अच्छे से बताया है। तो ये अवधि में, ठीक है, पूर्वी हिंदी अवधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। और ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्न है, तो ये भी अवधि ही होगा। तो ध्यान रखना इस तरह के प्रश्न को, क्योंकि BPSC TRE4, ठीक है, ये पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो। ये सभी में पूछे जाने वाले प्रश्न इसी तरह के हैं और पूछे गए हैं, आप देख पाएंगे। अगर PYQ उसके तो चाहे BPSC TRE1 हो, TRE2 हो या फिर TRE3 हो, जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना इस तरह के प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। ठीक है, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो ये भोजपुरी है, भूतकालिक है। ठीक है, भूतकालिक यानी कि गैल यानी गए, भैल यानी भय मतलब भैल मतलब हो गया। ठीक है, भैल का मतलब हो गया और गैल का मतलब गए, तो जो चला गया तो भूतकालिक हो गया, भैल यानी हो गया, तो भूतकालिक भोजपुरी भूतकालिक होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये भी LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। अब चलिए देख लेते हैं हिंदी की ध्वनियों से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पहला प्रश्न है इसमें कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। तो अवधि में नहीं है, ध्यान देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ना जो होता है ये जो है अवधि में नहीं है, बाकी का ये ना होता है और ये माँ होता है, तो ये सारे अवधि में है, लेकिन ये जो ना होता है ये अवधि में नहीं आता है, तो ध्यान रखना है। और PGT केंद्रीय विद्यालय परीक्षा 15 में ही पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रशंसता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो ये युग्मक ध्वनि है। ठीक है, युग्मक ध्वनि है। और देखिए PGT परीक्षा 2005 में पूछे गए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर युग्मक ध्वनि के बारे में। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण्य न मिल गया, उत्फुल्ल ल मिल गया, दिक्कत क मिल गया, प्रशंसा न मिल गया। तो इस तरह के आपको व्यंजन दिखाई दे, शब्द दिखाई दे, तो वो युग्मक कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, अब यहाँ पर देखिए मिला तो है
ठीक है, मिला तो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मिला है, लेकिन दोनों व्यंजन सेम है, वर्ण सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिला तो है यहाँ पर, लेकिन दोनों वर्ण अलग अलग है। तो इस तरह के अगर शब्द आपको मिले तो ये संपृक्त व्यंजन होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर श और व ध्वनियों के साथ म ध्वनि तथा क और प के ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो वह संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तो ये दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत, ये तीनों होता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में 3 ऑप्शन में ना हो तो 2 हो तो ये 2 ही टिक आउट करना है, क्योंकि ये सही माना गया है आयोग की तरफ से। तो ह्रस्व और दीर्घ ये दोनों होता है, और अगर 3 है तो ये 3 भी आप दे सकते हैं, सही हो जाएगा। तो चलिए ये पीजीटी 2004 में पूछे गए सवाल हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये स्लाइड। चलिए स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मात्रिक होता है। और ये ह्रस्व में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए अ, छोटी यू और री, ये 4 ऐसे मात्रा वर्ण हैं जो ये ह्रस्व में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है, मूल स्वर इसे कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे जो है 2 गुना समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 7 है। बड़ा देखिए आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और प्लुत स्वर के बारे में देखते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। यह प्राय दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उच्चारण की अस्पष्टता के लिए इनके आगे ये देखिए, ये जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम ओम इस तरह, तो ये जो बीच में आता है ये प्लुत में लगाए जाते हैं विशेषतः, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया ओम, हे राम, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसमें इस तरह का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना। ये प्लुत के निशानी है, या आप समझ सकते हैं विशेषता लगाया जाता है। और अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ, इन, तो इस तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो मात्रा कहा जाता है, ठीक है। जो समय लगता है किसी स्वरों के उच्चारण में तो उसे मात्रा कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सही कथन आपको चुनना है। तो सही है, य और व ध्वनियाँ जो है अर्ध स्वर कहलाती है, बिल्कुल सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अवधेश का विग्रह अ, धन, देश नहीं, ये नहीं होगा, ईश होगा। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या क्या है? 60 है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ए ही आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो बता ही दिया, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण जो है वो व हो जाएंगे, क्योंकि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो य, र, ल, व, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो अंतस्थ होते हैं, तो यहाँ पर व है, तो व ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो
व है, र है, ल है, ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर यह रहता तो ये सही हो जाता चारों ऑप्शन। और देखिए पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो क है, क वर्ग स्पर्श है, ट वर्ग भी स्पर्श है, च वर्ग भी स्पर्श है, लेकिन यह जो है ये अंतस्थ के अंतर्गत आएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो ये 2 भेद माने हैं कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर। और उनका जो है हिंदी व्याकरण एक बुक है, बहुत ही अच्छी है, और उसे भी मैं कराने वाली हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 रूप हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कौन सी है कंठ ध्वनियाँ? तो क और ख हो जाएगा, बाकी तो नहीं है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि दंत है। चलिए नीचे देख ही लेते हैं थोड़ा सा। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ्य कहलाते हैं, और इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, क वर्ग जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। ह और विसर्ग आते हैं, तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है कि कंठस्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और अन्य देख लेते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं तालव्य कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत आपका छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग पूरा आएगा, और य और तालव श आते हैं। और मूर्धा और जीभ के स्पर्श होने वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री और ट वर्ग और र और षटकोण वाला स आएगा। और दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो है दंत कहलाएंगे, और इसके अंतर्गत त वर्ग, ल और श आती हैं। और दोनों ओष्ठों यानी ओठों को स्पर्श से बोले जाने वाली, यानी कि दोनों ओठ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आपका छोटी ऊ, बड़ी ऊ और प वर्ग आते हैं, तो ध्यान रखना है। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए और अ आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं ये। और कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे जितने भी स्लाइड है यहाँ पर। और दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाले वर्ण हैं दंतोष्ठ कहलाते हैं, और जिसमें वो आते हैं, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो ये जो स्लाइड है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये स्लाइड जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको 4-5 प्रश्न जो है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 चाहे यूजीसी नेट हो या अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए इसी पे पूछा गया प्रश्न है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कि उच्चारण स्थान के आधार पर रिव्यंजन, यहाँ जो होता है व्यंजन है, किस तरह का व्यंजन है, तो ये तालव्य के अंतर्गत आएगा, और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो ट, ठ, ड, ढ ये सारे मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। ट वर्ग की जितनी ध्वनियाँ हैं ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, और ये प्रवक्ता परीक्षा 12 में और 2009 दोनों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, तो ये दंतोष्ठ है, देख लीजिए पूछा गया है, और जीआईसी प्रवक्ता 12 में पूछा गया है। और देखिएगा अभी फिर पूछा गया होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नेट में भी कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगला है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बता चुका है, तो वह है ये प्रवक्ता परीक्षा कितना में पूछा गया, 2009 में पूछा गया। अब देखिए कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है,
तो ये भ होगा। ठीक है, ओष्ठ, तो प वर्ग जितने भी हैं ये सारे ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ये भी प्रवक्ता परीक्षा जीआईसी 2012 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है, तो ये ह हो जाएगा और ये प्रवक्ता परीक्षा 12 में पूछे गए हैं। तो हिंदी की कंठ ध्वनि पूछा गया है, तो ह कंठ ध्वनि के अंतर्गत आने वाले शब्द है। स्लाइड देखा है हम लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो भ, प और म, क्योंकि ये प वर्ग के ही सारे हैं, लेकिन च जो नहीं है, ठीक है, च नहीं है, तो ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि च जो है किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्लाइड मैंने पूरा भी पढ़ के सुनाया है, दिखाया है, समझाया है, तो जरूर से आप कमेंट कीजिएगा कि च किस वर्ग में आते हैं। हालांकि देख लेते हैं आगे प्रश्न अगर हो तो। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, देख लीजिए, पूछ लिया गया ना। तो ये दंत, ठीक है, दंत, जो दंत के आधार पर जो वर्ण का जो होता है, तो ये द, ठीक है, त थ द ध, ये त वर्ग जो हैं ये दंत के आधार पर उच्चारित होते हैं। तो पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए सवाल हैं। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ट वर्ग की जो ट वर्ग है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन ढ देख लीजिए ये मूर्धन्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ढ है, देख सकते हैं कि ढ है, तो ये ढ में शून्य नहीं है नीचे लगा हुआ और इसमें लगी हुई है, तो ये दोनों फर्क है, माइनर सा छोटा सा फर्क है, तो आपको अच्छे से लगाना है क्योंकि ढ तो दोनों में आता है। ठीक है, ढ अलग से और ये ढ जो है तो बहुत ही यहाँ पर देखिए माइनर अंतर दिया गया है। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर आएंगे, तो इस तरह का गलती नहीं करना है, अच्छे से देखना है फिर आंसर करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, तो ये कंठोष्ठ हैं, तो ध्यान रखना है, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। अगला प्रश्न है कि हिंदी की तालव्य श ध्वनि है, तो क्या है तालव्य श, तो ये तालव्य के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, बी ही ऑप्शन राइट होगा, टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो ये च है, च जो है दंत ध्वनि है, त सॉरी च नहीं त जो है वो दंत ध्वनि के अंतर्गत आने आएगा, और क कंठोष्ठ कंठ ध्वनि है, और छ देखिए च और छ, यहाँ पे च पूछा गया, यहाँ पर छ, और ये तो ओष्ठ ध्वनि है, तो च जो वर्ग है मैंने फिर क्वेश्चन किया है वो किस आधार पे उच्चारित होती है आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब ध्वनि है कौन सी है, तो ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगी क्योंकि यह प वर्ग से जुड़ी हुई है ब ध्वनि। अगला है कि र ढ, देखिए अंगह इसको बोला जाता है, अंगह भी बोला जाता है ढ, क्योंकि यहाँ पे नीचे लगी हुई है। तो ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ठीक है, तो ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं इसे उच्छिप्त ध्वनियां कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है क्यों ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है, तो संवृत्त स्वर ध्वनि है, अग्र आवृत्ताकार पूछा जा रहा है, प्लस में संवृत्त स्वर पूछा जा रहा है, तो ये छोटी ई होगा और जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए स्लाइड के साथ। भाषा साहित्य से ही संबंधित जितने भी प्रश्न हैं टॉपिक वाइज मैं सारे कराने वाली हूँ, और अगर आपने यहाँ से अच्छे से क्लास को देखा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो भाषा संबंधित जो 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ मैं 4th ऑप्शन के साथ उसका फुल डिटेल्स कराती हूँ, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर से कर लें सब्सक्राइब
और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।